और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात निकाय चुनाव की, जिसका इंतजार बढ़ता जा रहा है क्योंकि आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई थी जो पूरी नहीं हो पाई। अब ये सुनवाई कल फिर होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कल इस पर फैसला आ जाएगा, क्योंकि अगर फैसला नहीं आया तो चुनाव अप्रैल तक टल जाएगा, क्योंकि 23 दिसंबर से कोर्ट की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। पूरी नहीं हुई सुनवाई, कब होगी निकाय की लड़ाई? ट्रिपल टेस्ट पर तनाव, क्या अप्रैल में होगा चुनाव? शहर में सरकार बनाने की तैयारी, कौन पड़ेगा भारी? उत्तर प्रदेश में निकाय की जो जंग 2017 में दिसंबर महीने तक खत्म हो गई थी, उस पर 2022 में काले बादल नजर आ रहे, क्योंकि ओबीसी आरक्षण पर ऐसा पेच फंसा है कि 10 दिन की सुनवाई के बाद भी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कोई फैसला नहीं कर पाई। अब सबकी निगाहें फिर एक बार कोर्ट पर टिकी है, क्योंकि गुरुवार को फिर एक बार कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन अगर कोर्ट ने गुरुवार को इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया तो यूपी का निकाय चुनाव 10 से 15 दिन तक टल जाएगा, क्योंकि 23 दिसंबर से हाईकोर्ट की छुट्टी शुरू हो रही, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर चल रही सुनवाई में आज फिर कोई फैसला नहीं हो सका। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगातार सवा घंटे तक इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता का पक्ष सुना। मुख्य याचिकाकर्ता की तरफ से निकायों में आरक्षण को लेकर तमाम राज्यों में होने वाले निर्णयों और व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई। इस बात को भी मजबूती से रखा गया कि कमीशन के गठन की कितनी और क्यों जरूरत है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ओबीसी आरक्षण मामले पर सरकार और याचिकाकर्ता दोनों का पक्ष सुन रही। दोनों के अपने अपने दावे हैं। जैसे सरकार आरक्षण की प्रक्रिया पर 2017 का हवाला दे रही, लेकिन याचिकाकर्ता की दलील है कि 2022 के हिसाब से आरक्षण हो। वहीं एक सवाल ट्रिपल टेस्ट सर्वे का है, जिस पर सरकार कह रही कि जो सर्वे हुआ है उसी को ट्रिपल टेस्ट मान लिया जाए, जबकि याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि नया ट्रिपल टेस्ट कराया जाए। वहीं ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने पर सरकार इनकार कर रही, तो याचिकाकर्ता सरकार पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगा रहे। हम याचिकागण की बहस अदालत में हुई और अभी हमारी बहस जारी है। हम अपने बिंदु माननीय न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं और उम्मीद है कल भी बहस हमारी जारी रहेगी। तो आज का पूरा समय तो आपकी बहस में चला गया? हाँ, आज का पूरा समय हमारी बहस में चला गया। दरअसल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है और थोड़ा अभी समय लगने की संभावना है। लॉर्डशिप के सामने आज हम लोग की आर्गुमेंट रखी गई हैं, जिसमें लॉर्डशिप ने काफ़ी देर तक इसको सुना मैटर को, और इसको कल के लिए फिर इसको रख दिया गया है। अभी हम लोग की तरफ से फर्दर हियरिंग अभी बाकी है। कुछ पॉइंट्स हम लोग उठाए हैं कि एम्पेरिकल डाटा जो कलेक्ट करना था वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है स्टेट की तरफ से, तो इसको फर्दर हियरिंग के लिए इसको कल के लिए इसको रख दिया गया है। और जो इंटरिम ऑर्डर है जो स्टे है इलेक्शंस पे, उसको कंटिन्यू करने को लॉर्डशिप ने कहा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर ऐसे ही सुनवाई खिंचती रही तो चुनाव कब होगा, क्योंकि जनवरी में सीएम योगी भी विदेश जाने वाले हैं, जबकि फरवरी में यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी है। वहीं एक डर कोरोना का भी है, जो चीन में तांडव मचा रहा। ऐसे में कोई भी चुनाव का रिस्क नहीं लेना चाहेगा। अगर हाईकोर्ट मुख्य याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत हो जाता है और आयोग के गठन के निर्देश जारी कर देता है, तो आरक्षण के फार्मूला तय करने, उसकी संस्तुतियां लागू करने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा। इस बीच हाईकोर्ट में जाड़े की छुट्टियां भी होनी है, फरवरी में बोर्ड का एग्जाम भी होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि कल अगर कहीं भी पेच फंसा तो निकाय चुनाव अप्रैल तक खिसक सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि निकाय चुनाव की लेट लतीफी का फायदा आखिर किसे मिलेगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुटे हैं। टिकट के दावेदार लगातार पार्टी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। निकाय की ये जंग इसलिए भी दिलचस्प है कि जानकारी से 2024 का सेमीफाइनल मान रहे भाजपा इसके जरिए 80 सीटों की रिहर्सल कर लेना चाहती है, तो सपा इसके जरिए विधानसभा की हार का बदला लेना चाहती है, क्योंकि इस बार निकाय की ये जंग सिंबल पर होने वाली है। मतलब कई मायनों में ये चुनाव अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार निकाय की संख्या भी बड़ी है, जिसने पूरे चुनाव का समीकरण बदल दिया है। अब जो भी निकाय की जंग जीतेगा उसका पलड़ा 24 में भारी हो जाएगा। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं, बदला गया इरफान का पता
सपा को चुभी सिग्नेचर वाली सजा, क्योंकि सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की जेल से 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज शिफ्ट कर दिया गया है। अब इरफान की इस जेल बदली पर सियासत गर्म है, क्योंकि जब से जेल बदली की बात शुरू हुई थी तब से समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। वहीं अब एक सवाल इरफान से कराए गए 1300 सिग्नेचर का भी है, जिसे सपा पुलिस का टॉर्चर बता रही है। बदल गया इरफान सोलंकी का पता, सपा को चुभी सिग्नेचर वाली सजा। कानपुर से 400 किलोमीटर दूर सोलंकी की जेल बदली पर सियासत भरपूर। सपा विधायक इरफान सोलंकी की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से सियासत गर्म है, लेकिन अब यह सियासत और ज्यादा उबाल मारने लगी है, क्योंकि अब इरफान सोलंकी की जेल का पता बदल गया है। उन्हें कानपुर से 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जब इरफान सोलंकी कानपुर जेल से महाराजगंज की जेल के लिए जा रहे थे तब उनके हाथ में कुरान थी, लेकिन अपनी मां और पत्नी को देख वो भावुक हो गए। मीडिया ने सवाल पूछे तो चुप रहे। दरअसल इरफान को समझ नहीं आ रहा है कि जो आरोप उन पर लगे हैं वो कैसे इन सब से निपटे, क्योंकि हर दूसरे दिन उन पर एक नया मुकदमा दर्ज हो जा रहा। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जेल बदली की प्रक्रिया आज हो गई है। कानपुर जिला जेल में इरफान सोलंकी अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ काफी दिनों से बंद हैं और शासन स्तर पर यह फैसला लिया गया। 13 दिसंबर को जिला जेल कानपुर की तरफ से प्रशासनिक आधार पर और सुरक्षा के मद्देनजर एक पत्र लिखा गया था कि इरफान सोलंकी की जेल बदली जाए, क्योंकि वो एक विधायक हैं और तमाम लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। अब तक इरफान पर कुल 14 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा आरोप फातिमा नाम की महिला के प्लॉट को कब्जाने की नीयत से आग लगाने का है, क्योंकि इसी केस के बाद इरफान की गिरफ्तारी हुई। लेकिन जिस तरह से इरफान की जेल बदली हुई उससे राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि इरफान सोलंकी ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि उनकी जेल बदली जाए। मुकदमे लग गए हैं, मैटर सब जुडिश हो गया है और मैटर को अब अदालत में जो निर्णय आएगा उस निर्णय पे सबको स्वीकार भी होगा, स्वीकार करना भी होगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसा माहौल है, ऐसा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है माननीय विधायक का कि जिससे उनको यहाँ से इतनी दूर जेल में महाराजगंज भेजा जाए। वही एक सवाल 1300 सिग्नेचर का भी है, क्योंकि बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को कानपुर का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने इरफान सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब प्रमाण पत्र की जांच के लिए पुलिस इरफान सोलंकी से 1300 से ज्यादा सिग्नेचर करा चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इरफान सोलंकी की मुश्किल कहां जाकर खत्म होगी, क्योंकि सोमवार को अखिलेश यादव इरफान सोलंकी से मिलने पहुंचे थे। उसके ठीक थोड़ी देर बाद इरफान सोलंकी पर एक नया मुकदमा दर्ज हो गया। भाई जो आजम खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो लगभग 87-88 मुकदमों का है, तो अभी तो ये धीमे चल रहे हैं, ये तो बहुत स्लो हैं। ये सारी झूठी कहानियां, झूठी बातें, लगातार उत्पीड़न। जब अखिलेश यादव जी आए, अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के मुखिया हैं आज तारीख में। उनके आने के बाद उनको चिढ़ाने की नीयत से ये मुकदमा किया जाना सरासर अधिकारी की मानसिकता को दिखा रहा है। क्योंकि बढ़ते मुकदमे हो या नई जेल, हर बात इरफान सोलंकी की मुश्किल में इजाफा कर रही, जो आजम खान की याद दिलाती है। क्योंकि इसी तरह आजम खान पर 2019 में मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ था और देखते ही देखते आजम खान पर 90 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। लेकिन सवाल बड़ा है कि इस मुश्किल वक्त में अखिलेश यादव इरफान सोलंकी के लिए क्या करेंगे? क्या जेल में मिलाई भर से अखिलेश की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, या फिर अखिलेश इरफान के लिए सड़क पर उतरकर लड़ाई भी लड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब वायरस के चौथे चक्रव्यूह की बात, क्योंकि चीन से आई तस्वीर 2020 की याद दिला रही है, जहां 20 लाख मौत और अप्रैल तक तीसरी लहर आने की भविष्यवाणी की जा रही है। अब चीन वाले हालात भारत में ना हो, इसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार एक्शन में आ गई है, क्योंकि इस बार नया वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक है। सावधान रहना,
लौट आया है कोरोना। चीन में कोरोना का कहर, शमशान बने शहर। कोरोना का तांडव फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि जिस चीन ने कोरोना को पाला पोसा, अब वही कोरोना से त्राहिमाम कर रहा। क्योंकि चीन से आई ये तस्वीरें 2020 की याद दिलाती है। अस्पतालों में बेड की किल्लत है, मेडिकल स्टोर से दवाएं खत्म हो गई हैं, मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे। बीजिंग के सबसे बड़े शमशान में सामूहिक अंतिम संस्कार हो रहा। हालांकि चीन असली आंकड़ों को अभी भी छिपा रहा, लेकिन जिस तरह से चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी में छूट दी, उससे कोरोना बेकाबू हो गया। अब चीन में अप्रैल तक 3 लहर आने की बात कही जा रही, जिसमें 20 लाख लोगों की मौत भी हो सकती है। अब चीन पर हुई ये भविष्यवाणी दुनिया के दूसरे देशों को डराने लगी है, क्योंकि जहां केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में आ गई है, तो यूपी की योगी सरकार ने भी कोविड को लेकर अलर्ट मोड जारी कर दिया है। कोरोना महामारी को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य में सतर्कता बरते जाने के निर्देश हमने दिए हैं। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में जांच करने के लिए और संदिग्ध जो मरीज हैं उनकी जांच करने के लिए, और विदेश यात्रा से आए यात्रियों पर विशेष नज़र रख करके उनकी जांच करने के निर्देश दिए हैं। विदेश यात्रियों पर नज़र रखेंगे कि कोरोना महामारी को लेकर चाइना में और अन्य राष्ट्रों में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य अपनी भूमिका को समझता है। चीन, साउथ कोरिया, यूएस, इसके अलावा जर्मनी में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए भारत सरकार भी अब संजीदा हो गई है। अगर बात करें तो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक बड़ी बैठक की गई है, जिसमें तमाम सारे स्वास्थ्य के सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि कोरोना को लेकर के सतर्कता बरती जाए। इसके साथ साथ कोविड के व्यवहार के अनुरूप पालन किया जाए। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर के निर्देश जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी जिलों में आदेश दिया है कि सभी जिलों में जितने भी अस्पताल हैं वो कोविड को लेकर के तैयार रहे और ऑक्सीजन पूरी तरीके से दुरुस्त रहे। वही डॉक्टर 2 गज की दूरी, बूस्टर डोज और सावधानी बरतने की सलाह दे रहे। तो चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है और प्रॉपर सर्वेलेंस की जरूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। तो हमारी सिचुएशन चाइना के हिसाब से अलग है, बेहतर है। देशों में केसेस बढ़ते हुए मिले हैं, इससे हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और इसके उपाय भी किए जा रहे हैं। पहला तो ये कि अभी तक हमारी जो है टेस्टिंग चली रही थी, वो चलती रहेगी और हम उसमें विशेष रूप से जो हमारे लक्षणों से संबंधित हैं, जैसे खांसी है, बुखार है, इस तरह के जो केसेस होंगे इन पर हम अपनी सघन निगरानी बनाए रखेंगे और जो ज़्यादा सीरियस है उनकी हम टेस्टिंग भी कराएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हम पुरानी गलती से कोई सीख लेंगे, क्योंकि सच ये है कि हम पूरी तरह लापरवाही वाले मूड में आ गए हैं। 2 गज की दूरी का पालन करना, मास्क लगाना, सब कुछ भूल चुके हैं। अब यही लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि नए साल की छुट्टी पर लोग पार्टी करेंगे, जिससे कोरोना का नया वेरिएंट BF7 फैल सकता है, जो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है और एक व्यक्ति से 18 लोगों में फैल सकता है। मतलब एकदम साफ है, ये कोरोना का रेड अलार्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि जो कोरोना की जिस लहर से सावधान किया जा रहा है, वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए खतरे की घंटी बजा रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी कि देश हित में ये यात्रा रोक दी जाए। लेकिन अब इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। भारत जोड़ो यात्रा पर कोरोना का साय। राहुल स्वास्थ्य मंत्री की अपील, कांग्रेस ने दी दलील। चीन में कोरोना का तांडव भारत में खतरे की घंटी बजा रहा। अब इसी खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिख दी है, जिसको लेकर सियासत गर्म है, क्योंकि मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी से देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की अपील की है।
राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा। देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। अब स्वास्थ्य मंत्री की इस अपील पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया, जो भारत जोड़ो यात्रा से केंद्र सरकार के डरने से लेकर संसद के प्रोटोकॉल तक का हवाला दे रही है। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखले हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखले हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। अगर कोई ऐसी प्रोटोकॉल जारी करे सरकार तो हम विल फॉलो इट। तो सवाल तो उठा सर, संसद का सत्र चल रहा है। सत्र चल रहा है, वहाँ तो कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था, कोई जहाजों में नहीं है। अगर बात करें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पिछले कई दिनों से लगातार चल रही और 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। और ऐसे में अगर बात करें तो उनकी यात्रा इस वक्त राजस्थान में है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विदेशों में जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, भारत सरकार भी इसको लेकर के संजीदा हो गई है और लगातार अब कोविड के अनुरूप व्यवहार का पालन करने के लिए निर्देश दे रही है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने उनको खत लिख के यात्रा स्थगित करने का आग्रह किया है। अब सवाल बड़ा है कि राहुल गांधी देशहित में भारत यात्रा को रोकेंगे, क्योंकि इसी भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए थे, जो बाद में कोरोना पॉजिटिव हो गए। वही सवाल सोशल डिस्टेंसिंग का भी है, क्योंकि यात्रा में जो भीड़ आ रही उसमें ना कोई मास्क लगा रहा और ना ही 2 गज की दूरी है। अब भाजपा कह रही कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं कोरोना फैलाव यात्रा न बन जाए। मतलब एकदम साफ है, केंद्र सरकार ने गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दी है और फैसला राहुल गांधी को करना है कि वो ये यात्रा रोकेंगे या जारी रखेंगे। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही कि कई राज्यों में भाजपा यात्रा निकाल रही, लेकिन क्या उससे कोरोना नहीं फैलता? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मदरसे पर महाभारत पार्ट 2 की, क्योंकि मदरसों के सर्वे के बाद मदरसों में छुट्टी को फ्राइडे से बदलकर रविवार को करने की बात हो रही है, जिसे लेकर एक प्रस्ताव यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से पेश हुआ है, जिस पर अब राजनीति गर्मा गई है। जुमे वाली छुट्टी पर महाभारत। मदरसों में खत्म होगा छुट्टी का फ्राइडे युग। जब से देश आजाद हुआ है तब से स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में रविवार को छुट्टी की प्रथा है, और अब छुट्टी वाला यही कल्चर मदरसों में भी शुरू करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि मदरसों के सर्वे के बाद बड़ा फैसला किया गया है और मदरसा बोर्ड ने कई नियमों को बदलने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव मदरसे में शुक्रवार की छुट्टी को बदलकर रविवार करने को लेकर है, जिसको लेकर यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से एक प्रस्ताव सौंपा गया है। हालांकि अभी इस पर मुहर नहीं लगी, लेकिन जैसे ही मुहर लगेगी मदरसों में फ्राइडे वाली छुट्टी खत्म हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।